जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम लगातार चल रही है और उसके जितने भी शिफ्ट के जीके से संबंधित क्वेश्चंस है उसको हम वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष डिस्कस करते जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन के जो है विस्तृत विवरण यानी कि उससे संबंधित जितने भी तथ्य है उसको भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन एक विशेष विशेष क्षेत्र के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जो है उनसे संबंधित सारे फैक्टों को कर जाएंगे अगर परीक्षा में, तो निश्चित ही जो है अधिक से अधिक जो है अंक अर्जित कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जो है बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स, ये आज जो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो 21 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे से जो है इसमें फैक्ट सहित जो है कवर कराया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ज़्यादा बातें को छोड़कर जो है सबसे अधिक जो है पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, अल हिलाल समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने प्रकाशित किया, ये पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। दोस्तों, पत्र जो है ये प्रकाशित करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है ये पहले शिक्षा मंत्री भी बने। तो पहले शिक्षा मंत्री जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। इनके पूरा नाम की बात करें तो अबुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन जो है इनका पूरा नाम था। फिर से सुन लीजिए, अबुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन ये इनका पूरा नाम था। ये काफ़ी विद्वान कवि, लेखक और पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। बात करें तो इन्होंने जो ये अल हिलाल नामक जो ये समाचार पत्र निकाला ये 1912 में निकाला और इसे अन्य नाम आज़ादी की मशाल नाम से भी जाना जाता है। यानी अल हिलाल को आज़ादी की मशाल नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने इस समाचार पत्रिका के माध्यम से जो है फ्रेंड्स इस समाचार पत्रिका के माध्यम से फ्रेंड्स राष्ट्रवादियों और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों में इन्होंने जो है एक प्रकार से जोश भरने का काम किया जो कि आज़ादी की ओर जो है यह समाचार पत्र इनके जोश को ले जा रहा था। तो फ्रेंड्स, बात करें अबुल कलाम आज़ाद की तो इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब में हुआ था। तो ये भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृत्यु की बात करें तो 22 फरवरी 1958 को जो है दिल्ली में हुआ और इनको भारत रत्न मिल चुका है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद जो है ये आज से लगभग 1912 में ये शुरू हुआ था और देश के पहले शिक्षा मंत्री का जो है इन्हें यानी कह सकते हैं कि देश के पहले शिक्षा मंत्री बनने का जो है इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। और ये जो है एक इस्लामी विद्वान थे और कलकत्ता से जो है ये साप्ताहिक यानी ये जो अल हिलाल समाचार पत्र था ये वीकली निकलता था। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आहार में प्रोटीन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। यानी कि आहार में यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये 6 के विज्ञान की किताब में दिया हुआ है कि आहार में जो है प्रोटीन की कमी होती है तो इससे जो है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है और इसे जो है कुपोषण के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसका अन्य नाम जो है कुपोषण भी है। और इसके बाद जो है ये सबसे अधिक उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जिन क्षेत्रों में जो है भूख और अकाल की समस्या होती है, यानी कि खाद्यान्न की जो है कमी होती है। और खाद्यान्न की कमी होने के कारण लोग प्रोटीन जो है कम मात्रा में लेते हैं, बच्चे प्रोटीन कम मात्रा में लेते हैं और इससे जो है ये क्वाशियोरकर टाइप की जो है बीमारी दिखती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो प्रोटीन की कमी से जो है ये कुपोषण की बीमारी होती है। उसी प्रकार जो है बसा अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो बसा भी जो है काफ़ी माने इसका साइड इफ़ेक्ट है। इससे वसा ज़्यादा मात्रा में लेने से जो है चर्बी बढ़ेंगी, उसके बाद वजन भी बढ़ेगा, डायबिटीज़ हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकता है, दमा हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है। फ्रेंड्स, बात करें तो 1 ग्राम जो है कैलोरी 1 ग्राम अगर हम ऊर्जा लेते हैं तो उसमें से 9 कैलोरी 1 ग्राम अगर हम वसा लेते हैं तो उसमें 9 कैलोरी जो है वसा प्रोटीन हमें मिलेंगी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है अगर कार्बोहाइड्रेट कम मिलने लगे तो इससे जो है थकान महसूस होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, चक्कर आने लगता है। यानी हमेशा एक्टिव रहने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की भी जो है संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो
ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेने से जो है डिप्रेशन से हम बच सकते हैं। होता ये है कि दिमाग में जो है हमारा मस्तिष्क जो है एक सेरोटोनिन नामक जो है हार्मोन जो है स्रावित करता है, जिससे जो है हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले जो है रोग है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दिल्ली के कुतुब मीनार से पहले इसके पास क्या था। तो कुतुब मीनार से पहले जो है फ्रेंड्स, इससे पहले जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में था, और उसके बाद जो है कुतुब मीनार भी बना। तो बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इसको गुलाम वंश यानी गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था, और उन्होंने ही जो है यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण कराया। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो 4 वर्ष के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर इल्तुतमिश जो है शासन करता है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बगल में ही जो है फ्रेंड्स कुतुब मीनार है, और जिसका आधार तो शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे आगे बनाने का काम किया इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में जब शासन पर आया उसके उपरांत। और उसके बाद 1351 में फिर से एक बार ढह गया, तो अन्य हिस्सों को जोड़ने का कार्य जो है फिर से ये फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है 1351 ईस्वी में किया, तो अन्य हिस्सों को भी बनाने का कार्य किया। तो ये 3 लोग जो है शामिल है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले कुतुब मीनार के निर्माण में, इसलिए उनके ही नाम पर कुतुब मीनार नाम है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक जो है इसको बनाने में शामिल थे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नारा किसने दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी ने दिया, और 1942 में दिया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसे अन्य नाम अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, यानी अंग्रेजों को कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जबकि भारतीयों को कहा था कि अपनी आज़ादी की और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए करो या मरो, यानी करो या मरो का भी नारा इसी में दिया था। ये फ्रेंड्स 1942 की बात हो रही है, और इस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी। और एक क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया था, और वही जो है क्रिप्स मिशन से जो है वार्ता असफल हो जाती है कांग्रेस की। तो इसके उपरांत जो है गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन करने का जो है निर्णय लेते हैं, और 8 अगस्त को जो है मुंबई से जो है 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने जो है घोषणा की भारत छोड़ो आंदोलन की। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल में जो है हम लोग 2021 में इसके 78वीं वर्षगांठ मनाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 की। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि 1942 यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसी समय जो है जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराए थे, तो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन की, तो अरुणा आसफ अली जो है फ्रेंड्स एक महिला थी, और इन्होंने जो है 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में जो है तिरंगा फहरा कर जो है इस आंदोलन को काफ़ी गति दे दी थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था, मरो नहीं मारो यानी लाल बहादुर शास्त्री का भी एक फेमस नारा रहा इस आंदोलन में कि मरो नहीं मारो। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो इस आंदोलन से जो है भयभीत होकर अंग्रेजों ने जो है 8 अगस्त को यह घोषणा हुई भारत छोड़ो आंदोलन की, और रात में ही 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर जो है अंग्रेज सरकार द्वारा चलाया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया, और सुबह होते होते जो है सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गांधी जी को जो है पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ये सारे बातें भी ध्यान रख सकते हैं। इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो है फ्रेंड्स भूमिगत रूप से यानी कि अंडरग्राउंड रूप से जो है लड़ने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन। तो ये सब जो है वे व्यक्ति हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से यानी कि अंडरग्राउंड रूप से सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये है कि DRDO से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो DRDO की बात करें तो DRDO जो है इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। और बात करें इसकी स्थापना की फ्रेंड्स, तो इसका स्थापना जो है 1958 में हुआ है, और वर्तमान इसके अध्यक्ष जो है जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो जी सतीश रेड्डी जो हैं इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और उसके बाद बात करें
तो ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है DRDO कार्य करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। और उसके बाद इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसकी जो है आदर्श वाक्य है। और बलस्य मूलम विज्ञानम इसका जो है आदर्श वाक्य है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये DRDO सैन्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए और उसके जो है इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है DRDO के बारे में इन सब तथ्य को आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मिड डे मील योजना की, तो फ्रेंड्स ये चेन्नई से शुरू हुआ था, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना की बात हो रही है। और इस योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स राज्य में जो है प्राथमिक विद्यालय और मिडिल विद्यालय यानी कि प्राथमिक विद्यालय और लघु माध्यमिक विद्यालय यानी कि मिडिल स्कूल तक की बात करें, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए यह योजना लाया गया। और यह योजना जो है 15 अगस्त 1995 से जो है सुचारू रूप से चालू है और अभी भी जो है ये सब सारे राज्यों में एक्टिव है। और जिसके तहत जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को उसके पोषण स्तर में सुधार के लिए उसे जो है निःशुल्क मध्याह्न भोजन की सुविधा दी जाती है स्कूल में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और यह योजना की बात करें तो यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है ये काम करता है, जो जिसका नाम चेंज होकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसे 1995 में जो है केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि DDL इसका फुल फॉर्म क्या है। तो DDL का ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और कंप्यूटर से संबंधित जो ये तथ्य है इसका फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा परिभाषा भाषा, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है DDL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद अपने कौन से नाम से लोकप्रिय थे। तो मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जो है अपने धनपत राय के नाम से लोकप्रिय थे और बाद में इनका नाम जो है मुंशी प्रेमचंद से फेमस हुआ। तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है इनका पूरा नाम था मुंशी प्रेमचंद का। ये काफ़ी महान उपन्यासकार, कहानीकार और हिंदू उर्दू के काफ़ी बड़े विद्वान थे। 31 जुलाई 1880 को लम्ही यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है इनका 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ था। दोस्तों आपने बचपन में पंचपरमेश्वर पढ़ाई होगा, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही रचित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ईदगाह जो है चैप्टर पढ़ा होगा, तो वो भी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। उसके बाद गोदान की बात करें तो गोदान जी भी जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो ये कुछ जो है फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद से संबंधित फैक्ट थे जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 कि मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट, नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्रदत्त है संविधान द्वारा, तो उसमें संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था। तो फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार यानी कि टोटल जो है हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। जिसमें से अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार देता है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 300 क में समाहित कर दिया गया और इसे जो है एक अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। तो फ्रेंड्स मूल रूप से जो है भारतीय संविधान में 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब अभी फिलहाल में जो है एक मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है हटने के उपरांत अब जो है फ्रेंड्स टोटल जो है केवल 6 मौलिक अधिकार जो है शेष रह गए हैं। तो इसे जो है आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है लोक नृत्य से पूछा गया है। और लोक नृत्य से बात करें तो जैसे लोक नृत्य की बात करें तो जैसे राजस्थान से लोक नृत्य का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन है। तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद गणगौर भी है राजस्थान का लोक नृत्य। उसके बाद
झूलन लीला ये भी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद कालबेलिया ये भी राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, कोलट्टम ये सब जो है तमिलनाडु की लोक नृत्य है। यूपी के लोक नृत्य की बात करें तो नौटंकी, ये नौटंकी जो है यूपी के लोक नृत्य है, जबकि तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है। और यूपी के लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला, कजरी ये सब यूपी की लोक नृत्य है। उसके बाद जो है पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है भांगड़ा। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया, छोलिया ये सब जो है उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो ये सब बातें जो है लोक नृत्य से संबंधित प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और ये जो है ट्रेन 18 से संबंधित है और पूछा जा रहा है कि ट्रेन 18 जो है ये किस नाम से जाना जाता है। तो ट्रेन 18 जो फ्रेंड्स ये जो ट्रेन है ये ऐसा स्वदेशी निर्मित ट्रेन है जिसे जो है रिकॉर्ड 18 महीने में बनाया गया है। और सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स ट्रेन 18 के बारे में तो रिकॉर्ड 18 महीने में बनाकर जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने जो है काफ़ी ये कीर्तिमान कायम किया है। फ्रेंड्स बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत जो है इस ट्रेन 18 को डेवलप किया गया है। और उसके बाद बात करें तो ये जो है देश की स्वदेश निर्मित बिना इंजन वाली जो है ये पहली ट्रेन है। और उसके बाद जो है ये सेमी हाई स्पीड यानी कि अर्ध चाल गति वाली जो है यह ट्रेन है। तो ये बातें जो है इससे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। तो ट्रेन 18 को जो है अब वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। और यह 18 साल नहीं 18 महीने की अवधि में भारतीय इंजीनियरों द्वारा पूरी तरह से जो है भारत में निर्मित एक ट्रेन है। तो इन सारी बातों को ध्यान रख सकते हैं। और इसे बनाया कहाँ गया है तो चेन्नई में बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए राष्ट्रपति द्वारा नहीं चुना जाता। तो मुख्यमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं चुना जाता, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है। तो रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। और ये जो है ओम का साइन होता है, चिन्ह होता है। तो ये से आप ध्यान रख सकते हैं। उसी प्रकार जो है लंबाई के एसआई मात्रक की बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें द्रव्यमान का एसआई मात्रक तो द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक केजी होता है, किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल जो है ये कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद स्पीड यानी कि चाल के एसआई मात्रक की बात करें तो स्पीड का जो है फ्रेंड्स एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स आवेग की तो न्यूटन पर सेकेंड जो है ये आवेग का एसआई मात्रक होता है। जबकि बल के एसआई मात्रक की बात करें तो बल का एसआई मात्रक जो है फ्रेंड्स न्यूटन होता है। तो इन सारी फैक्ट्स को जो है आप इससे संबंधित फैक्ट को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था होते कितने टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स बात करें सरकार के या राज्य या सरकार के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। जबकि समाजवादी में जो है सरकार का हस्तक्षेप होता है। और मिश्रित में जो है मार्केट और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। तो फ्रेंड्स भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है। और ये जो है अर्थव्यवस्था का कैटेगरी है ये राज्य या सरकार के आधार पर है। फिर बात करें फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर जो है विकास के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था को बांटेंगे तो एक विकसित देश होता है जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया। तो ये सब विकसित कंट्री है, डेवलप कंट्री। और दूसरा है विकासशील कंट्री यानी जिसका विकास अभी हो ही रहा है। जैसे भारत की बात करें तो भारत अभी विकास कर ही रहा है, तो ये डेवलप कंट्री होते हैं और विकासशील कंट्री हैं। और उसके बाद जो है वो एक होता है अल्प विकासशील यानी कि डेवलप नहीं है। तो ये 3 प्रकार के विकास की अवस्था के आधार पर हम इकोनॉमिक्स को अर्थव्यवस्था को बांट सकते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को। उसके बाद क्षेत्र की भूमिका की बात करें तो क्षेत्र विशेष के अनुसार जो है किसी देश में कृषक ज़्यादा हो रही है तो वहाँ की कृषक अर्थव्यवस्था होगी। किसी में पर्यटन टूरिज्म या सेवा सेक्टर की अधिकता है तो वो सेवा क्षेत्र से संबंधित अर्थव्यवस्था होगी। और किसी देश में जो है औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है तो वो औद्योगिक पर डिपेंड जो है अर्थव्यवस्था होगी। तो इस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था को कई प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। और हमारे देश में जो है फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो यहाँ जो है आधे श्रमिक जो है कृषि पर निर्भर है, जो कि पारंपरिक
पारंपरिक अर्थव्यवस्था के हस्ताक्षर है और इसलिए जो है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है। तो ILO जो है ये काफ़ी पुरानी संस्था है और ये जो है पूरे विश्व भर में मजदूरों के हितों के संरक्षण के और उसके अधिकार के लिए जो है कार्य करता है। वो तो फ्रेंड्स बात करें ILO की तो 1969 में जो है ये ILO को विश्व शांति का पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद बात करें तो ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका जो है एक प्रमुख अंग है, ये संस्था है उसकी, और मजदूरों के अधिकारों के लिए यह कार्य करती है। श्रम मानक को पूरे विश्व भर में श्रम मानक को तय करती है, यानी कि मजदूरी के मानक को। उसके बाद काम की जगह की परिस्थिति वहाँ कैसी हो, अच्छी परिस्थिति होना चाहिए, यानी कि माकूल परिस्थिति हो, इसके लिए जो है कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और भारत जो है इसके स्थापनाकर्ता देश में शामिल रहा है। रोजगार के उत्कृष्ट अवसर को सृजित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो है यह कार्य करती है। तो ये बात सब जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित है। फिर से बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है जीता है। तो 2020 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता है और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो जांघ में एक हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं, और ये फीमर जो होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि लगभग 19 इंच की होती है। तो इसकी जो है लंबाई भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कि लगभग वयस्क मनुष्य में 19 इंच की होती है। फ्रेंड्स बात करें हड्डियों के बारे में, तो जन्म के समय जो है मानव शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जबकि मृत्यु तक जो है उनकी हड्डियां धीरे धीरे कम होकर 206 हो जाती हैं, यानी कि इसे आप 206-8 वयस्क मनुष्य में एवरेज ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो कान में एक हड्डी होती है, झुंडी नुमा हड्डी होती है जिसे स्टेपिज कहते हैं, और वो मात्र 0.11 इंच का होता है। 0 यानी 1 इंच से भी कम, 0.11 इंच का हड्डी होता है कान में, स्टेपिज। ये जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और फ्रेंड्स बात करें तो हड्डियों में जो है, हड्डियों को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए जो है हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स अगर विटामिन डी की पूर्ति शरीर में संतुलन बनाए रखना है तो इसके लिए जो है हम सुबह में धूप ले सकते हैं 25-30 मिनट, तो इससे जो है हमेशा शरीर में विटामिन डी का संतुलन बना रहेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये है कि सीपीयू के 3 मुख्य घटक क्या हैं। तो सीपीयू के 3 मुख्य घटक की बात करें तो एक होता है ALU, मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि अंक गणितीय तर्क इकाई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा फ्रेंड्स होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये जो है सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, पूछा गया कि भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में पर बम फेंका, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम कब फेंका। तो ये जो है फ्रेंड्स इसका जो डेट है ये 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका, और इसी के लिए जो है इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को जो है साथ में फांसी दी गई। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें भगत सिंह की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को। जनगण मन में जो है बंगा शब्द आता है, तो उसी बंगा नामक जो है जगह पर हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो 26 सितंबर 1907 को जो है बंगा पाकिस्तान में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो इन्हें फांसी जो है दिया गया था 23 मार्च 1931 को। और कहाँ पर फांसी दिया गया था, तो ये बात करें तो लाहौर के सेंट्रल जेल में जो है इन्हें फांसी दिया गया था। ये जो है फ्रेंड्स भगत सिंह ये नौजवान भारत सभा से जुड़े थे। उसके बाद बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से भी जुड़े थे, और कार्ल मार्क्स के जो है कॉन्सेप्ट को जो है अनुसरण करते थे। तो ये सारे बात जो है भगत सिंह से संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो भगत सिंह जो है नास्तिक थे, और उनकी जो है एक बुक भी है, किताब भी है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स,
तो अगला क्वेश्चन ये है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है मछली और समुद्री उत्पाद से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मछली और समुद्री उत्पाद से संबंधित है। बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है और इसके जो जनक है वो नॉर्मन बोरलग हैं जो कि अमेरिका के हैं, जबकि भारत में जो है इसके जनक ये क्या कहते हैं एम एस स्वामीनाथन है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड की या श्वेत क्रांति की बात करें तो इसके जो है जनक वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन है। उसके बाद बात करें भूरी क्रांति की तो इससे जो है उर्वरक यानी कि खाद संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो इससे अंडा संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो इससे तिलहन संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर लाल क्रांति से संबंधित है। तो ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि परमाणु रिएक्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो परमाणु रिएक्टर की बात करें फ्रेंड्स तो भारत में जो है परमाणु रिएक्टर तारापुर में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापर गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। और टोटल जो है 8 जो है 22 परमाणु रिएक्टर्स हैं। कितने हैं? 22 परमाणु रिएक्टर हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद जो है 8 परमाणु केंद्र में 22 परमाणु रिएक्टर जो है कार्यरत है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, तो किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो पीली नदी की बात करें तो ये जो है चीन की हुआंग नदी है और जिसे जो है हुआंग हो के नाम से भी जाना जाता है और इसे येलो रिवर के भी नाम से जाना जाता है। पीली नदी को जो है अक्सर चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। चीनी सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो येलो नदी को कहा जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई के दौरान भारत में गवर्नर कौन था। तो फ्रेंड्स प्लासी की लड़ाई जो है काफ़ी निर्णायक लड़ाई है और इसे आप इसका एग्जैक्ट डेट भी जो है आपको ध्यान रखना जरूरी है। 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी और प्लासी की लड़ाई जो है अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, जबकि बंगाल का नवाब इधर से सिराजुद्दौला थे। तो इन दोनों के बीच जो है हुई थी प्लासी की लड़ाई। और उसके बाद जो है बात करें फ्रेंड्स तो मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में पड़ता है उसके दक्षिण में जो है गंगा नदी के किनारे जो है यह प्लासी की लड़ाई जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूएनओ का कौन सा निकाय जो है पर्यावरण से संबंधित है। तो यूएनईपी की बात करें तो ये जो है पर्यावरण से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। तो इसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो अफ्रीका के केन्या के नैरोबी में है। अफ्रीका का एक कंट्री है केन्या और उसके नैरोबी में जो है इसका मुख्यालय है। तो ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स इससे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो इंगर एंडरसन ने जो है इसकी स्थापना की थी 5 जून 1972 को। इसलिए जो है 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। और स्टॉकहोम में जो है मीटिंग हुआ था वहीं पर जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो है मुख्य उद्देश्य मानव पर्यावरण को जो है संरक्षित करना है। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान को मूल रूप से जो है 22 भागों में बांटा गया है, जबकि उसके उपखंड को जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखनी है कि मूल रूप से जो है भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी संस्था जो है भारत में मुद्रा जारी करती है। तो आरबीआई की बात करें तो जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1934 के अधिनियम के तहत। तो ये जो है भारत में मुद्रा जारी करती है। तो मुद्रण का जो है प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है। जबकि भारत सरकार जो है इसको विनियमित करने के लिए संप्रदायों का नियमन करती है। सिक्कों की ढलाई के लिए भारत सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और आरबीआई को 10,000 रुपये के नोटों तक की करेंसी छापने की अनुमति है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आप ध्यान रख सकते हैं यदि आपकी भी एग्ज़ाम है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।